All right, so chapter one, what is psychology? Let's start. सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में हमारा आता है व्हाट इज साइकोलॉजी। ठीक है, तो चैप्टर का नाम ही है, तो क्या है साइकोलॉजी? व्हाट डू यू नो, बोलो। ठीक है, माइंड और सोल। ठीक है, इसने बोला माइंड और सोल की स्टडी। ठीक है, स्वाति ने बोला साइकोलॉजी माइंड या सोल की स्टडी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल वर्ड अब हम हटा देंगे। सोल वर्ड हम पहले यूज किया करते थे जब हम साइकोलॉजी में आज से बहुत साल पहले बात करते थे, तो सोल। It's a subject which studies about the behavior and the mental process. राइट, करेक्ट, एग्जैक्टली। तो मतलब कि एक ऐसी साइंस है जो ये मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर को पढ़ती है। बट अभी हम एक एक करके डिग इन करते हैं। जैसा स्वाति ने बोला माइंड की स्टडी है, सोल हमने हटा दिया क्योंकि सोल पहले माना जाता था कि सोल गाइड करती है वगैरह। आज हम प्रैक्टिकल साइकोलॉजी में सोल की बात नहीं करते हैं, हम माइंड की बात करते हैं। माइंड इज समथिंग जो हमारे बिहेवियर को गाइड करता है। तो माइंड की स्टडी है साइकोलॉजी। माइंड को जूम इन करके अगर हम देखें तो माइंड को एक और तरीका है लिखने का, दैट इज मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर। तो साइकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इन तीन चीजों को पढ़ता है, मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस, बिहेवियर। अब इन तीनों का मतलब पता होना चाहिए। मेंटल प्रोसेस क्या होती है एनीवन? और So maybe how the mind functions. हाउ द माइंड फंक्शंस या कॉग्निशन वगैरह जो आप बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक है। बट कॉग्निशन बहुत ब्रॉड वर्ड है, कॉग्निशन के अंदर बहुत कुछ आ जाता है। जैसे कि सोचना, जो हम सोच रहे हैं, जो हम इमेजिन कर सकते हैं, जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, जो हम रीजनिंग करते हैं, जो हम जजमेंट लेते हैं, जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये सब कुछ, रिमेम्बरिंग, मेमोरी, सब कुछ हमारा मेंटल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो मेंटल प्रोसेस में ये सब कुछ आता है। तो व्हेन वी आर सेइंग कि साइकोलॉजी मेंटल प्रोसेस को पढ़ती है, इसका क्या मतलब है कि साइकोलॉजी के अंदर कुछ ऐसे रिसर्चर्स हैं जो इन सब टॉपिक्स पर रिसर्चेस करते हैं, इन सब टॉपिक को हमें समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे साइंस में किसी ने पढ़ा होगा कि ग्रेविटी एक चीज है ना, ग्रेविटी ऐसे काम करती है। ऐसे ही मेंटल प्रोसेसेस को साइकोलॉजी फील्ड के लोग पढ़ते हैं कि लर्निंग ये होती है भाई, मेमोरी ये होती है, वो इस तरीके से काम करती है, हमारा माइंड ऐसे फंक्शन करता है, ब्रेन ऐसे फंक्शन करता है, क्यों हम किसी चीज को देख के डर जाते हैं, डर लगना क्या होता है, फियर क्या होता है, ये सब चीजों को साइकोलॉजी स्टडी करती है। ये मतलब है व्हेन वी से दैट इट स्टडीज मेंटल प्रोसेस। एंड देन इट आल्सो स्टडीज एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? इट इज समथिंग दैट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक्सपीरियंसेस क्या है हम सबको पता है, बट डिफाइन करना मुश्किल है। तो डिफाइन करने के लिए वी विल राइट एक्सपीरियंसेस एक ऐसी चीज है जो हमारे कॉन्शियस में एम्बेड होती है, हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर वो स्टोर होती है। और ये एक सब्जेक्टिव एलिमेंट है जो हर किसी का अलग अलग होता है। बाहर बारिश हो रही है, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, दिस इज योर एक्सपीरियंस। सेम बर्गर, किसी को मैकडी का बर्गर अच्छा लगता है, किसी को बर्गर किंग का बर्गर अच्छा लगता है। तो ये सब हमारे एक्सपीरियंसेस है ना, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट है सेम चीज को लेकर के। दैट इज ऑल फॉर एक्सपीरियंस। एंड देन बिहेवियर। बिहेवियर क्या होते हैं? बिहेवियर को डिफाइन करने का सिंपल तरीका है रिस्पॉन्सेस। एक इंसान जो रिस्पॉन्स करता है वो हमारे बिहेवियर है। और जिन चीजों पर मैं एम्फेसाइज देके बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान रखना, वो वर्ड जैसे वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें नंबर मिलते हैं, तो वो टेक्निकल टर्म्स होती हैं जिसको आप लिखोगे। जैसे एक्सपीरियंस में हो गया, कॉन्शियस में एम्बेड होते हैं, सब्जेक्टिव, मेंटल प्रोसेस में कॉग्निशन, थिंकिंग वगैरह, ये सब वर्ड्स। या फिर बिहेवियर के अंदर रिस्पॉन्सेज, राइट, ये सब टेक्निकल टर्म्स है। देन रिस्पॉन्सेज दो तरीके के होते हैं, ओवर्ट और कोवर्ट। ओवर्ट, ओ वर्ड से आप याद रख सकते हो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। जैसे कि जो भी कुछ बिहेवियर अभी आपको दिख रहा है, मैं भी बोलते वक्त जिस भी तरीके से बोल रहा हूँ आप मुझे देख पा रहे हो, दैट ऑल इज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। इस टाइम पर अगर मैं नर्वस हूँ, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, राइट, या फिर लाइक मान लेते हैं कि मुझे कोई वर्ड याद नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ी देर ऐसे सोच रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा आंखों को ऐसे किया, हो सकता है कुछ ऐसे बिहेवियर मेरे हो जो अननोटिसेबल रह जाए आपसे। वो बिहेवियर्स को हम बोलते हैं कोवर्ट बिहेवियर, जो अननोटिसेबल होते हैं, इनेट होते हैं, जो हो तो रहे हैं पर आपको दिख नहीं रहे। ऐसे बिहेवियर्स को हम कोवर्ट बिहेवियर कहते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर, ओवर्ट एंड कोवर्ट। साइकोलॉजी इन सब चीजों को पढ़ती है। दैट इज ऑल फॉर साइकोलॉजी। इट स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, experiences and behaviors. यहाँ तक क्लियर है? Okay, now let's move on to the next topic. Now, how psychology is a discipline. Psychology एक सब्जेक्ट कैसे है? डिसिप्लिन वर्ड का सिंपल मतलब होता है सब्जेक्ट। साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट बना था 1879 में। और वाई आई से कि ये चीजें बहुत जरूरी हैं अभी से, अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो। अभी मेरी एक इंडिविजुअल क्लास की स्टूडेंट है, उदिता नाम है उसका, उसका अभी कल ही प्रैक्टिकल था साइकोलॉजी का, और 12th क्लास में इसका कोई लेना देना नहीं है। उसके 12th के प्रैक्टिकल का जो वाइवा हुआ, जो एक्सटर्नल आया एग्जामिनर, उसने उससे ये क्वेश्चन पूछा था कि साइकोलॉजी की सबसे पहली लैब कब और कहाँ बनी। हालांकि 12th के सिलेबस में कहीं पर भी ये नहीं है। तो इसीलिए साइकोलॉजी को पढ़ते वक्त ये चीज ध्यान रखना कि इसमें आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो कि जितना सिलेबस में आपके है बस उतना ही पढ़ना है।
ये सारी इंटर रिलेटेड चीजें हैं। तो आजकल जैसा भी वैसे भी हमारा सिलेबस हो रहा है, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको अब दिखेंगे बोर्ड के पेपर में, उसका मतलब है कि वो आपको मैच्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि अभी तक जो 8th क्लास तक जैसा पढ़ते आए हो कि रट लिया जितना बुक में है, ऐसा नहीं करना है, समझनी है आपने सारी चीजें, है ना। तो ऐसे ही डिसिप्लिन ये कब बना, सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट साइकोलॉजी कब एस्टेब्लिश हुआ, तो विलियम वुंड ने जर्मनी में 1879 में इस सब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट फॉर्मली इसको एक जगह दी थी, ठीक है। तो 1879 में साइकोलॉजी एक फॉर्मली एक सब्जेक्ट की तरह स्थापित हो गया। उसको लिप्जिग जर्मनी में विलियम वुंड ने एस्टेब्लिश किया था। देन ये सब्जेक्ट क्या था, अगेन वही सारी बातें हैं कि इट इज द डिसिप्लिन दैट स्टडीज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस एंड मेंटल प्रोसेस, ये हमें ऑलरेडी पता है। देन ये जो सब्जेक्ट है ये हमारी मेंटल प्रोसेसेस को पढ़ता है कि कैसे किस मेंटल प्रोसेस की वजह से कौन सा बिहेवियर होता है। तो मतलब अगेन वही बात है, थोड़ा अलग शब्दों में लिखिए, है ना, कि मेंटल प्रोसेस को पढ़ता है, बिहेवियर को पढ़ता है। एंड देन एज अ सब्जेक्ट ये दो हिस्सों में फर्दर डिवाइड है। मतलब अगर आप बुक में से देखोगे तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट इसको अगर आप याद रखने के तरीके से आप समझो कि आपने इसमें मेन मेन क्या याद रखना है, क्या लिखना है अगर क्वेश्चन आता है, तो यू जस्ट नीड टू मेंशन कब बना 1879, देन क्या है सब्जेक्ट, वही वाली सेम डिफाइन कि इन तीन चीजों को पढ़ता है। उसके बाद एज अ सब्जेक्ट अगर हम इसे देखते हैं तो ये दो पैरेलल स्ट्रीम में फर्दर डिवाइडेड है। दैट इज ये एक नेचुरल साइंस भी है और ये सब्जेक्ट एक सोशल साइंस भी है। व्हाई इट इज अ सोशल साइंस नाउ, ये जानना बहुत आसान है क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर सोशल साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा अपने आप में एक हिस्सा है। सोशल साइकोलॉजी ऐसा हिस्सा है साइकोलॉजी का जो हमारे सोशल बिहेवियर्स को पढ़ने की कोशिश करता है। जैसे लास्ट क्लास में भी मैंने इस बारे में शायद थोड़ी बात करी थी, अगर कहीं पर 10-12 लोग हैं, वहां पर कोई एक्सीडेंट होता है तो मुश्किल से एक आधा बंदा आगे जाता है, बट अगर आप अकेले हो और आपके सामने किसी को आपकी नीड है, वहां पर आप जल्दी उसकी हेल्प करने जाओ। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। या फिर अकेले अगर आपने कोई टास्क करना है उसमें आप अपना पूरा एफर्ट पुट करोगे, ग्रुप टास्क को करने में आप ज्यादा मेहनत नहीं करते। ये सब क्यों होता है, दिस इज सोशल लोफिंग। ये सारे ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो साइकोलॉजी पढ़ती है, साइकोलॉजी में बताती है कि ऐसा क्यों होता है। अगर मम्मी पापा से किसी चीज के लिए परमिशन चाहिए, डोर इन द फेस, फुट इन द डोर, ऐसी सारी टेक्निक्स हैं, ये सब भी भैया आप आगे पढ़ोगे, है ना। तो मतलब कैसे किसी को कन्विंस करना है, कैसे किसी को मैनिपुलेट करना है, कोई इंसान कैसे सोसाइटी में बिहेव कर रहा है, आपका बिहेवियर दोस्तों के सामने अलग क्यों है, मम्मी पापा के सामने अलग क्यों है, इन सब के पीछे के जो रीजन है, ये सब कुछ साइकोलॉजी पढ़ती है। और ये जस्ट मैंने कुछ एग्जांपल दिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, मतलब कि साइकोलॉजी सोशल बिहेवियर को पढ़ती है, एक इंसान को उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ती है, ये टर्म सोशल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ती है, इसीलिए हम इसे सोशल साइंस कहते हैं। So it studies human behavior in social context. Human behavior is shaped by their socio-cultural environment. Humans are created by their socio-cultural environment, and psychology focuses on humans and communities as a social being. Psychology लोगों को social being की तरह consider करती है. That is why we say that it is a social science also. ये notes में इधर social psychology लिखा है, ये आप science mention करेंगे, ठीक है? तो that is why it is a social science. Clear है? Now why it is a natural science? Natural science क्यों है? Yes, anyone? क्या लिखोगे अगर क्वेश्चन आया तो? एग्जैक्टली थोड़ा तेज बोलो, शोर नहीं सुना ना, ये आवाज जानी चाहिए। एग्जैक्टली क्या होता है ये? बताना। हाँ क्या होता है? हाइपोथेसिस क्या होता है? एग्जैक्टली, नाइस, गुड। खैर इतना तो मुझे उम्मीद नहीं था इतना सही बोल दोगे, बट अच्छी बात है। आप दोनों में से कोई बताएगा? यस, टेंटेटिव आंसर। हाँ बोलो बोलो। सर हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव आंसर होता है। अगर हम कोई भी स्टडी करते हैं तो पहले हम एक आंसर या अजम्पशन फॉर्म करते हैं और फिर स्टडी करते हैं और फिर उसे प्रूव करते हैं कि वो सही है या नहीं। एग्जैक्टली तो टेंटेटिव आंसर का मतलब, खैर इसकी आवाज आपको नहीं सुनाई दी, बट टेंटेटिव आंसर का मतलब होता है जो हम एक अजम्पशन अपने मन में रखते हैं। बहुत बेसिक एग्जांपल दिया था मैंने आपको, कितनी बार, शायद ये तब नहीं थी क्लास में, बाउजी और वेरिएशन, एक ही एग्जांपल कितनी बार दिया है मैंने, ताकि याद रह जाए आपको। तो अगर हम एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि बाउजी के मोमोज ज्यादा बढ़िया हैं वेरिएशन वाले से, तो दैट इज द टेंटेटिव आंसर। अगर मैं ये सर्वे कर रहा हूँ कि मैकडी का बर्गर ज्यादा अच्छा है क्वालिटी के टर्म में या बर्गर किंग का, अगर मैं एक एजम्पशन लेके पहले चल रहा हूँ कि मैंने एज्यूम कर लिया कि बर्गर किंग ज्यादा अच्छा है क्वालिटी में, दैट विल बी टेंटेटिव आंसर, है ना, इमेजिनरी आंसर। ठीक है,
ठीक है, अब So इसको समझते हैं। that will हाँ not बोलो be बोलो, accurate. क्या? That will be subjective and not accurate. ऑब्वियसली पहले सब्जेक्टिव, बट उसके बाद अभी हम उसको प्रूव करेंगे ना, तो यही है। अब देखो, अब साइंस में क्या होता है, कोई भी साइंस में जब थ्योरी हम पब्लिश करते हैं या लाइक कोई भी रिसर्च करते हैं, उससे पहले आपको एक हाइपोथेटिकल आंसर फ्रेम करना पड़ता है। जैसे न्यूटन ने भी जब कभी ग्रेविटी को ढूंढा होगा, है ना, तो उसने भी पहले मन में एक इमेजिनरी आंसर लिया होगा कि ऐसा हो रहा है, तो मतलब हो सकता है हमारी अर्थ में एक पावर है जो उसको सब कुछ को अपनी तरफ खींच रही है ना। हर मास में, जिस भी कोई जहां कहीं भी मास, अगर आपको बेसिक ये चीज पता हो, मास मतलब जहां भी वजन है वहां पर ग्रेविटी होती है। अगर कोई बहुत भारी चीज है वहां पर ग्रेविटी ज्यादा होगी। इसीलिए अर्थ से बहुत ज्यादा ग्रेविटी सन में है, सूरज में बहुत ज्यादा ग्रेविटी है, ब्लैक होल में सबसे ज्यादा ग्रेविटी है, क्योंकि ब्लैक होल का मास सबसे ज्यादा है। ये हमें कैसे पता चला? पहले किसी ने इमेजिन ही तो किया ना। जब हम लाइट की स्पीड पे जाएंगे तो एज कम नहीं होगी। अगर हम लाइट की स्पीड पे चल रहे हैं तो समय का असर, टाइम का असर हम पे कम पड़ेगा। ये सब क्या है? ये सब असम्पशन पे बेस्ड थ्योरीज थी जो आज धीरे धीरे प्रूव हो रही हैं। साइंस ऐसे काम करती है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल इसे बोलते हैं। पहले हम एक हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं अपने दिमाग में, उसके बाद उसे हम प्रूव करते हैं। सेम तरीके से साइकोलॉजी भी काम करती है, पहले हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद हम उसे प्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्यों लोग कम हेल्प करने जाते हैं जब कोई एक्सीडेंट होता है? बहुत सारे लोग अगर हो तो, मैंने हाइपोथेसिस पहले बनाई कि लोगों को लगता है कि सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्यूज हो जाती है। इसको हमने नाम दे दिया डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर मैं जाके सर्वे करूंगा, एक एक से अलग अलग जाके पूछूंगा, भाई तूने हेल्प क्यों नहीं करी, तेरे मन में क्या था? वो भी बोलेगा यार मुझे लगा इसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दूसरे ने भी ये बोला, मतलब मेरी बात प्रूव होगी। तो पहले इमेजिनरी आंसर, एक हाइपोथेसिस फ्रेम करी, फिर उसे प्रूव करने की कोशिश करी। दिस मॉडल इज कॉल्ड हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। सेम मॉडल का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट भी अपनी थ्योरीज देते हैं, और सेम मॉडल का इस्तेमाल करके साइकोलॉजिस्ट भी अपनी थ्योरीज देते हैं। इसीलिए इट इज अ नेचुरल साइंस टू। क्लियर है? बस इतना ही है मैं इस टॉपिक। तो इस मॉडल का इस्तेमाल करके ही साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, जैसे कि मोटिवेशन की थ्योरीज, परसेप्शन की थ्योरीज, मेमोरी की थ्योरीज। जो सब आपने मॉडल पढ़े है ना, मेमोरी का मॉडल अगर आपको याद हो, पहले सेंसरी मेमोरी होती है, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। ये सब पहले कभी किसी की इमेजिनरी आंसर ही थी। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। यहाँ तक क्लियर है? नाउ देन एक टॉपिक आता है अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर में आपको सबसे पहली चीज तो ये बताई जाती है कि माइंड क्या है और माइंड ब्रेन नहीं है। इसको बहुत सारे एग्जांपल से हमें बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज ट्रू कि माइंड ब्रेन के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट इट इज ऑल्सो ट्रू कि ब्रेन और माइंड दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। ब्रेन एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, माइंड एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। मतलब माइंड कोई फिजिकल चीज नहीं है, बट वो है। माइंड इज सिंपली योर थॉट्स, जहां पर थॉट्स रिजाइड करते हैं। अगर आप ब्रेन को देखोगे, ब्रेन में थॉट क्या होता है? इमेजिन समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लुकिंग एट समथिंग राइट नाउ। वो चीज आपके रेटिना पर इमेज बन रही है, इसलिए आपको दिख रहा है। बट इफ यू आर इमेजिनिंग समथिंग, इफ यू आर लाइक फीलिंग सम ड्रीम्स, ड्रीम्स क्या होता है? आपकी आंखें तो बंद है ना, पर सब कुछ असली की तरह ही हमें दिख रहा होता है। वो सब कहाँ हो रहा है? ब्रेन में तो नहीं हो रहा, क्योंकि ब्रेन तो उस टाइम पर शांत है। कॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन इज शांत एट दैट टाइम। ये सब कुछ आप 12th क्लास में और डिटेल में आगे पढ़ोगे। तब हमारा सब कॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, वहां पर माइंड की वो पावर होती है। मतलब कि दिस इज समथिंग एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, जो है नहीं मतलब फिजिकली, बट फिर भी है। तो अब ये माइंड को समझाने के लिए बहुत सारे एग्जांपल आपकी बुक में दिए गए हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई एग्जांपल याद है उसमें से? 3 एग्जांपल है फेमस आपकी बुक में। यहाँ पे एक एग्जांपल बहुत अच्छा मैंने आपको बताया था। हाँ एग्जैक्टली, ब्लड की जो वेन्स थे वो बंद हो गए थे एक पर्सन के, मतलब उसकी ब्लड फ्लो नहीं कर रहा था हाथ में से एक किसी पर्सन की, ठीक है, मतलब ओवरऑल उसकी बॉडी में। तो उसको डॉक्टर्स ने बोला कि कभी काम नहीं करेगा आपकी बॉडी में, कभी ब्लड नहीं ही जा पाएगा। फिर एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाया गया, बहुत टाइम तक उसको साइकोलॉजिस्ट को उसके साथ रखा गया। उस पर्सन के मन में ये बिलीव बना दिया कि जो ये साइकोलॉजिस्ट कहता है सही कहता है। उसने उसे कोई भी मेडिसिन दी और उसको ये दिखाया कि भाई तेरा मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो रहा है, और साथ में उसको ये बिलीव करवाया, इमेजिन करवाया, यू जस्ट नीड टू इमेजिन डेली बेसिस पे कि तेरी मतलब जो वेन्स है उनमें से ब्लड फ्लो कर रहा है। जब उसने धीरे धीरे इमेजिन किया तो सच में एक टाइम पर आकर उसके वेन्स में ब्लड फ्लो करने लगा। दैट इज द पावर ऑफ योर माइंड, राइट। जब हमें कभी डर लगता है, किसी भी चीज को देखकर हम कुछ और ही सोच लेते हैं और हमें डर लगने लग जाता है, वो सब माइंड की ही तो पावर है।
मतलब कि ब्रेन ने हमें सही में कुछ और दिखाया। ऐसे अच्छा, अंधेरे में जाके क्यों डर लगता है? अंधेरे में आपकी रेटिना को कुछ भूत दिखा नहीं है, वो माइंड में फ्रेम हो गया है जिस वजह से डर लगा, पसीने आए, बिहेवियर अजीबोगरीब सा हम करने लगे, जिसका एक्चुअली में कोई लेना देना नहीं था। इन रियलिटी ऐसा कोई भूत सच में नहीं है, पर माइंड की वो पावर है। सो इट इज द पावर ऑफ माइंड, मतलब कि माइंड एक अलग चीज है, यहाँ पर ये समझ आता है। दूसरा, माइंड की वजह से हमारे बिहेवियर पर भी असर होता है। Earlier it was believed that there is no relationship between mind and the body, but now neurosciences has cleared that there is a relationship between the mind and the behavior, and this is very obvious nowadays. आप अपने माइंड के हिसाब से ही बिहेवियर करते हो, माइंड में जो थॉट आता है उस थॉट के हिसाब से तो आप बिहेवियर करते हो ना, राइट? Then use of mental imagery with the help of visualization, phobias were cured. कई सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसी टेक्निक्स का आज यूज कर रहे हैं, सिर्फ इमेजिनेशन से कई सारे फोबियाज वगैरह को क्योर करने की वो कोशिश करते हैं। पहले किसी इंसान को इमेजिन करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी को हाइट का डर है, पहले वो उसको इमेजिनेशन में ही इमेजिन करवाएंगे, यू जस्ट नीड टू इमेजिन दैट यू आर सिटिंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर, एंड देन वो उसको असल में लेके जाते हैं। मतलब कि मेंटल इमेजरी वगैरह के थ्रू भी आजकल फोबियाज को क्योर करा जा रहा है। इससे हमें साफ पता चलता है कि इस माइंड का हमारे एक्चुअल बिहेवियर पर भी लिंक है। या और भी मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारे इसके लिए एग्जांपल दे रखे है ना। अगर हमें डर लगता है किसी चीज से, माइंड की पावर है, माइंड की वजह से ही हम भागने लग जाएंगे या कुछ भी लाइक करेंगे, राइट? मुंह धोने जाते हैं जब हम कभी रात को लेट नाइट, और आंखें पीछे को नहीं देखते, ऐसा होता है ना कई बार, मन में थॉट आता है पीछे भूत खड़ा है, मतलब जरूरी थोड़ी, अगर भूत सही में खड़ा होता तो आपके पीछे देखने में थोड़ी खाएगा या कुछ करेगा, वो तो कभी भी कर सकता है। पर मन में ऐसा लगता है अगर मैं आंखें बंद रखूंगा कुछ नहीं होगा, है ना? अगर कभी भूत वाली मूवी देखेंगे, हमें लगता है लाइट ऑन करके सोएंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर भूत सच में है तो लाइट ऑन ऑफ उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा, ये सब कुछ। हाँ, तो वो मतलब भूत बस चादर नहीं हटा सकता, है ना, पैर बाहर नहीं होने चाहिए। तो मतलब कि ये सब आपके माइंड की पावर है। इन रियलिटी देयर इज नथिंग लाइक दैट, बट यू फील दैट इज, तो इसलिए आप बिहेव भी वैसे करते हो। Now then, a discipline called psychoneuroimmunology has emerged, which emphasizes the role of played by mind in strengthening the immune system. अब सी, ये टॉपिक आप 12th क्लास में और डिटेल में आगे जाके पढ़ने वाले हो। एक टॉपिक है, एक एक्चुअली डिसिप्लिन है, पूरा सब्जेक्ट है जिसका नाम है साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी। ये सब्जेक्ट आज बन चुका है, और ये सब्जेक्ट में ये सारी स्टडीज हो चुकी हैं कि कैसे माइंड से इम्यून सिस्टम तक खराब हो सकता है, इम्यून सिस्टम बेटर हो सकता है। जस्ट विद योर माइंड यू कैन इंप्रूव योर इम्यून सिस्टम। या फिर माइंड के अंदर एक चीज होती है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज नथिंग फिजिकल, बट स्ट्रेस जो भी कुछ है वो माइंड में ही होता है। ऑल्दो यू विल स्टडी दिस इन 12th क्लास, बट स्ट्रेस अगर किसी को ज्यादा है तो लाइक रिसर्चर्स ने प्रूव किया उसका इम्यून सिस्टम, फिजिकल बॉडी, इम्यून सिस्टम इज अबाउट योर बॉडी, वो खराब हो जाता है। जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना वीक इम्यून सिस्टम। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यही हुआ कि माइंड का आपकी इमीडिएट बॉडी पर भी बहुत बड़ा रोल है। दैट इज ऑल फॉर दिस टॉपिक, माइंड एंड बिहेवियर। इससे आपको दो बातें पता चली, एक ब्रेन और माइंड दो अलग अलग चीजें हैं, और दूसरा माइंड का बिहेवियर पे और बॉडी पे बहुत डीपली असर होता है। क्लियर है? नाउ देन, पॉपुलर नोशन अबाउट डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? यस, तुमने नहीं पढ़ा? स्कूल में नहीं पढ़ा? ओके, यस, एनीवन? सर क्या याद आपने है? बताया कि कॉमन सेंस साइकोलॉजी, मतलब साइकोलॉजी इज नॉट इक्वल टू कॉमन सेंस। जैसे कि बहुत साइकोलॉजी इज लोग नॉट। बोलते हैं कि गर्ल्स आर कैन नॉट ड्राइव बेटर देन बॉयज, बट रिसर्चर्स ने प्रूव करा है कि गर्ल्स आर मोर सेफर ड्राइवर देन बॉयज। एग्जैक्टली। तो इस टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि कॉमन सेंस साइकोलॉजिकल स्टडीज नहीं है। कई लोगों को ये लगता है कि साइकोलॉजिकल स्टडीज का क्या ही मतलब है, ये तो हमें भी पता है, ये बातें क्यों करनी है, तो कॉमन सी चीज है। इसी वजह से शायद आपकी पॉल साइंस की टीचर साइकोलॉजी पढ़ाने में इंटरेस्टेड है, बट ये बहुत गलत बात है ना? ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिकल स्टडीज कॉमन सेंस नहीं है, इनमें जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। कॉमन सेंस हमें बोलती है कि अगर ज्यादा लोग हैं तो बल्कि हेल्प बेटर होनी चाहिए। अगर सिर्फ एक बंदा खड़ा है किसी एक घायल इंसान के पास, तो उससे ज्यादा मदद वो 100 लोग कर सकते हैं, अगर हम कॉमन सेंस के हिसाब से सोचें तो। बट साइकोलॉजिकल स्टडीज ने प्रूव किया कि अगर 100 लोग हैं और वहां पर एक नीडी पर्सन है तो उसकी मदद ज्यादा नहीं होगी, बल्कि अगर एक अकेला है या एक दो लोग हैं तो वो ज्यादा बेटर उसकी मदद कर पाएंगे। कॉमन सेंस
जैसे कि नॉर्मली बातें होती हैं कि लड़कियों को ड्राइविंग करना नहीं आता, बट स्टडीज ने उससे उल्टा ही कुछ प्रूफ किया है कि बल्कि वुमेन आर मोर सेफ ड्राइवर। कॉमन सेंस ये बोलती है कि लड़कियां समझदार नहीं होती, बट साइकोलॉजिकल स्टडीज ने वो हमें बताया कि इमोशनल इंटेलिजेंस लड़कियों के अंदर ज्यादा है। इंटेलिजेंस का एक हिस्सा ईक्यू भी होता है, और वो ईक्यू बल्कि जेंडर वाइज अगर हम देखें, जो स्टडीज ने प्रूव किया है फैक्ट के हिसाब से, रेशो के हिसाब से, वुमेन में वो ज्यादा है। कई सारे ऐसे इमोशन है जो सिर्फ वुमेन ही ज्यादा फील करती है देन मेन। तो मतलब कि ऐसे काफी सारी स्टडीज है। कॉमन सेंस बोलती है कि अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल ये दिया था क्लास में कि विराट कोहली अगर पाकिस्तान में जाके खेलेगा तो भाई ये तो बढ़िया खेलेगा और बढ़िया मारेगा, क्योंकि वो हमारी इमोशन अटैच है, पाकिस्तान को हराएंगे। बट साइकोलॉजिकल स्टडीज बोलती है कि अगर वो अंडर प्रेशर खेलेगा तो गलती होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो इसीलिए कॉमन सेंस साइकोलॉजिकल स्टडीज नहीं है। ऐसे बस कुछ एग्जांपल देकर जैसे मैंने आपको बताया यही आपने वहां पर लिखना है, सिंपल। क्लियर है? साइकोलॉजिकल स्टडीज का, बल्कि मोस्टली साइकोलॉजिकल स्टडीज का जवाब हमेशा उल्टा ही आता है जो कॉमन सेंस होती है उससे। एंड देन एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक बस एक यही है, एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। और यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, पूरा का पूरा एक 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और वहां पर आपको बोल देंगे एक्सप्लेन एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब क्या है कि साइकोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई है, इसको शॉर्ट में समझेंगे, एक बेसिक आइडिया समझेंगे। जब साइकोलॉजी अच्छा कब बनी थी? यस, लैब 1879 में विलियम वुड ने लैब एस्टेब्लिश करी, तो सबसे पहला इंसान तो ऑब्वियसली वही होगा। तो जब विलियम वुड ने लैब एस्टेब्लिश करी 1879 में, उस टाइम पर उसने अपने एक स्कूल को जो नाम दिया, यहाँ पर एक वर्ड आता है स्कूल्स। अगर आपको स्कूल जैसे यहाँ पर लिखा है विलियम वुड गेव द स्कूल ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, क्या इसका मतलब है उसने एक स्कूल बनाया था जिसका नाम स्ट्रक्चरलिज्म रखा था? ऑब्वियसली No, sir. नॉट। It's like a law, sir, जो law दिया उसका, या फिर ऐसे कुछ दिया मतलब। हाँ, नॉट एग्जैक्टली लॉ, बट इसका मतलब है कि आइडिया, जो इसने आइडिया ऑफ साइकोलॉजी उस टाइम पर प्रपोज किया, जो इसका नोशन ऑफ साइकोलॉजी था, वो नोशन को नाम दिया स्ट्रक्चरलिज्म। तो इसने बताया कि साइकोलॉजी शुड बी अ सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं इसको डीपली समझो, तब ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टॉपिक में हम ये बात कर रहे हैं नया नया सब्जेक्ट बनाए। मान लो आज हम कोई नया सब्जेक्ट बनाते हैं, लेट्स से एडोलेसेंट, एडोलेसेंटोलॉजी, लेट्स से एडोलेसेंटोलॉजी का मतलब लाइक स्टडी होता है ना? तो हम एडोलेसेंट को स्टडी करना चाहते हैं, लेट्स से मैं आज ये सब्जेक्ट बनाता हूँ, हम चारों बनाते हैं लेट्स से, ठीक है? एडोलेसेंटोलॉजी, हमने बढ़िया सा नाम दे दिया, एक सब्जेक्ट बना दिया। तो हमारा सबसे पहले यहाँ पर डिबेट होगी इस सब्जेक्ट को क्या पढ़ना चाहिए। पहला इंसान मैं हूं, तो पहले तो मेरी दादागिरी चलेगी, मैंने बनाया सब्जेक्ट, मैं जो कहूंगा मैं करूंगा। मैंने एक लैब एस्टेब्लिश कर दी अरिहंत इंस्टीट्यूट, यहाँ पर लेट्स से ये वाला रूम एक लैब हो गया, यहाँ पर भाई वो सब्जेक्ट बना है, मैं ही हूं जिसको सब पता है इस बारे में, तो मैंने जो भी लिखा लोगों ने वही मानना चालू कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ ये एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो पढ़ेगा एडोलेसेंट की दिक्कतों के बारे में, और एडोलेसेंट की दिक्कतें, सबसे मेन दिक्कत है सोसाइटी, सोशल इमेज वगैरह ये सब चीजें। मतलब मैंने कुछ टॉपिक दिए, मैंने ये बताया कि क्या पढ़ेंगे हम इस सब्जेक्ट में, राइट? ऐसे ही उस टाइम पर हुआ था। विलियम वुड ने बोला स्ट्रक्चरलिज्म हम अपने नोशन को नाम देंगे, और स्ट्रक्चरलिज्म के आइडिया के अंदर साइकोलॉजी विल बी अ सब्जेक्ट जो ये स्टडी करेगी कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, माइंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, माइंड कैसे बनता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अब माइंड के स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है कि क्या पुर्जा है इसमें वगैरह, माइंड एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, तो इसके स्ट्रक्चर का मतलब है कि क्या चीजों से ये बनता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो दिस वाज द मेन आइडिया बिहाइंड स्ट्रक्चरलिज्म। विलियम वुड ने बोला साइकोलॉजी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड। किस प्रोसेस के थ्रू? वी विल ट्राई टू स्टडी दिस थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। नाउ व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन? इंट्रोस्पेक्शन में हम लोगों से उन्हीं के एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी को ये बॉटल पकड़ाई और मैं उसको बोलूंगा कि तू बॉटल को टच कर, टच करके जो भी कुछ एक्सपीरियंस तेरे को हो रहा है, जो भी कुछ थॉट मन में आ रहा है, लाइक व्हाटएवर यू आर फीलिंग आफ्टर टचिंग दिस बॉटल, यू जस्ट नीड टू टेल मी। फॉर एग्जांपल अब कोई पर्सन बोलता है हाँ मुझे थोड़ी ठंडी लग रही है, थोड़ी थोड़ी भारी लग रही है, तो वो भारी उसे फील हुआ, ठंडा उसे फील हुआ, मतलब उसके एक्सपीरियंसेस है, उसने अपने एक्सपीरियंस बताए, उसके एक्सपीरियंस के थ्रू हम समहाउ माइंड को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ऑब्वियसली अब आपको लगेगा लॉजिकल नहीं है शायद, तभी अब मॉडर्न साइकोलॉजी में इनका कोई लेना देना नहीं, पर स्टार्टिंग में यही होता था। तो इंट्रोस्पेक्शन की प्रोसेस के थ्रू माइंड के स्ट्रक्चर को पढ़ा जाता था, स्ट्रक्चरलिज्म। क्लियर है? ये पहला नोशन था साइकोलॉजी का। उस और व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन? सिंपली द प्रोसेस थ्रू व्हिच द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड इज स्टडीड।
और इंट्रोस्पेक्शन में होता क्या था, लोगों से उनके एक्सपीरियंसेस पूछे जाते थे, उसके बेस पे माइंड के स्ट्रक्चर को पढ़ने की विलियम वुड कोशिश करता था। विलियम वुड का एक स्टूडेंट भी था, अगर आपका कोई क्वेश्चन आ जाए, उसका नाम टिचनर था, टिचनर। विलियम वुड का स्टूडेंट है टिचनर। खैर, नाउ देन, हाँ ये नाम है उसका। नाउ देन फंक्शनलिज्म। अब फंक्शनलिज्म में क्या हुआ, फंक्शनलिज्म हमें दिया था विलियम जेम्स ने, और विलियम जेम्स ने एक बहुत अच्छा काम किया था, ये बताओ इसने क्या किया? फंक्शनलिज्म। और क्या बोला इसने? इसने लैब कहाँ एस्टेब्लिश करी थी? राइट। तो अब दूसरा पर्सन है। अब लेट्स से, जैसे हमने एडोलेसेंटोलॉजी एक सब्जेक्ट इन्वेंट किया था, तो अब लेट्स से राधिका उठ के बोले कि ऐसे कैसे भाई, मैं पढ़ाऊंगा इस सब्जेक्ट के बारे में, मैं बताऊंगी इसमें क्या पढ़ेंगे, ये जरूरी थोड़ी है जो इस बंदे ने बोल दिया वही होगा, भाई ये पढ़ा जाएगा। तो ऐसे ही विलियम जेम्स आया, उसने बोला जरूरी थोड़ी है जो विलियम वुड बोलेगा वही होगा, भाई साइकोलॉजी शुड बी अ सब्जेक्ट जो कॉन्शियसनेस को पढ़ेगा, जो माइंड के स्ट्रक्चर को नहीं, माइंड के फंक्शंस को पढ़ने पर ज्यादा काम करेगा। और उसने बोला ठीक है, उसने लैब बनाई है, हम भी लैब बना देंगे। उसने मासाचुसेट में लैब बना दी, एक जगह का नाम है, बड़ा अच्छा सा नाम है ना। तो उसने मासाचुसेट में लैब बनाई, और वहां पर लैब एस्टेब्लिश करके उसने बोला कि ये कॉन्शियसनेस को स्टडी करेगा, ये सब्जेक्ट साइकोलॉजी के फंक्शंस को, साइकोलॉजी के सॉरी माइंड के फंक्शंस को पढ़ेगा, दैट इज ऑल। तो फंक्शनलिज्म विलियम जेम्स ने दिया, इसने बोला कि माइंड के स्ट्रक्चर को नहीं, फंक्शन को पढ़ेगा, कि माइंड की वजह से हम ये कर पाते हैं, वो कर पाते हैं, सोच पाते हैं, वगैरह वगैरह। और सबसे जरूरी फंक्शन होता है कॉन्शियसनेस, जो हम अवेयर हैं अपने सराउंडिंग के बारे में, इसको साइकोलॉजी पढ़ेगा, दैट इज ऑल। उसके बाद आया गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी अब एक ऐसा स्कूल था जो स्ट्रक्चरलिज्म को लाइक इन इसके इसके अंदर कुछ हिस्सा स्ट्रक्चरलिज्म का भी था। और गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का बेसिक आइडिया ये था कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो होलिस्टिक होता है, मतलब कि वी परसीव समथिंग मोर देन द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के लिए आप ये डायग्राम सा याद कर सकते हो, जो मैंने एक ट्रायंगल सा बनाया था, राइट, इफ यू गाइस रिमेंबर। वो ट्रायंगल पूरा ट्रायंगल नहीं था, उसके बीच में कुछ गैप्स थे, उस गैप को हम अपने आप ही फिल करके परसीव कर लेते हैं। नाउ ये ट्रायंगल नहीं है पूरा, बट हम इसे परसीव कर रहे हैं एज अ ट्रायंगल, राइट, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल नहीं है, बट आपको लग रहा है कि ये ट्रायंगल है। हमारा दोस्त कई बार शॉर्ट फॉर्म लिखता है, व्हाट इज एचबीडी? हैप्पी बर्थडे, ठीक है। G8 ग्रेट, ये सब हमें पता चल गया, राइट। BTW बाय द वे, ये सब कुछ हमने पूरा नहीं लिखा पर पता चल गया, है ना। लेट्स से दोस्त ने कुछ लिखा है भाई, बाहर आएगा, BAH ऐसे नहीं लिखा, उसने BHR लिख दिया, हम अपने आप समझ जाएंगे बाहर ही कहना चाह रहा है। मतलब कि जितना एनवायरनमेंट में कंपोनेंट होता है, टोटल जितना भी कुछ, हाँ बोलो बोलो, यस बोलो, होता है क्या होता है? So, ये गेस्टॉल्ट में से प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर होता है ना, लाइक जैसे कुछ ऑब्जेक्ट को बिना कंप्लीट किए भी हम उसको पूरा देखने लगता है। Yes, exactly. That is the part. That is just one part. Principle of closure एक हिस्सा है उसका, बट और भी बहुत सारे प्रिंसिपल खैर इसके अंदर आते हैं। बेसिक आइडिया हम समझ रहे हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो होलिस्टिक है, हम चीजों को टुकड़ों में ना समझ के एज अ होल, एज अ कंप्लीट थिंग परसीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, कि चीजों को हम होलिस्टिकली ही परसीव करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अगला आइडिया आता है बिहेवियरिज्म। नाउ व्हाट इज बिहेवियरिज्म? बिहेवियरिज्म सबसे प्रैक्टिकल स्कूल है साइकोलॉजी में। स्कूल का मतलब आइडिया होता है, आइडियोलॉजी होता है, ठीक है। स्कूल का मतलब फिजिकल स्कूल नहीं। तो अब जॉन वाटसन ने दिया बिहेवियरिज्म। जॉन वाटसन कहता है कि भाई ऐसा नहीं है, ये सब लोगों ने जो बात करी, एक्सपीरियंस, ये क्या है? एक्सपीरियंस माइंड के अंदर की चीज है। वो कह रहा है माइंड के फंक्शन को पढ़ो, कोई कह रहा है माइंड के स्ट्रक्चर को पढ़ो। दिस इज समथिंग जो कि आप देख ही नहीं सकते, कैसे प्रूव करोगे? ऐसे तो आपकी साइंस, आपकी साइकोलॉजी साइंस नहीं रहेगी, ये तो सिर्फ वो बातें बन के रह जाएंगी जैसे कोई बाबा बाबा आके बोलते हैं भाई ऐसा होता है और लोग उसको मानने लग जाएंगे, बिकॉज यू कैन नॉट प्रूव माइंड, राइट, साइंटिफिकली यू कैन नॉट प्रूव दी इवन द एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड। तो इसीलिए आपको बिहेवियर्स को पढ़ना चाहिए। जॉन वाटसन ने बोला कि साइकोलॉजी विल बी द सब्जेक्ट जो बिहेवियर्स को पढ़ेगा। इसको डीपली समझो, जो हमने अभी डिफाइन पढ़ी थी स्टार्टिंग में साइकोलॉजी की, वो डिफाइन ऐसे ही बनी है धीरे धीरे। पहले साइकोलॉजी के डिफाइन में बिहेवियर नहीं था, सिर्फ माइंड था। आज हम मेंटल प्रोसेस पे आ गए, स्पेसिफिकली एक्सपीरियंस पे आ गए गेस्टॉल्ट की वजह से, और बिहेवियरिज्म जो ऐड हुआ डिफाइन में वो जॉन वाटसन की वजह से ऐड हुआ, ठीक है। उसने बोला साइकोलॉजी बिहेवियर को पढ़ेगा। तो बिहेवियर एक ऐसी चीज है जो कि साइंटिफिक है, जो कि ऑब्जर्वेबल है, जो कि वेरीफाइएबल है। बिहेवियर को आप देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो साइकोलॉजी को सिंपली बिहेवियर को पढ़ना चाहिए, रिस्पॉन्सेस को पढ़ना चाहिए, दैट इज ऑल।
उसके बाद एक बिल्कुल ही अलग किस्म का बंदा आ गया साइकोलॉजी में, जिसका नाम है सिगमंड फ्रॉइड। अभी नहीं, आगे और एक 1.5 साल बाद जब आपकी 12th खत्म हो जाएगी, उस टाइम पर जाकर आपको इस बंदे की इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। अगर थोड़ा बहुत मैच्योरिटी आ जाती है तो 12th में भी आपको पता चल सकता है, क्योंकि 12th क्लास में सिगमंड फ्रॉइड का बहुत बड़ा रोल है। अगर गलती से आपने सोचा है साइकोलॉजी में ही आगे जाना, तो इसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। और इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये पहला इंसान था जो मेडिकल फील्ड से साइकोलॉजी में आया। मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बताया था कि अभी तक साइकोलॉजी वर्ड नहीं था हिस्ट्री में, तो पहले फिजियोलॉजिस्ट लोग थे जो साइकोलॉजी में आते थे, और ये सब जो जॉन वॉटसन वगैरह सब फिजियोलॉजिस्ट थे। जो सिगमंड फ्रॉइड है ये न्यूरोलॉजिस्ट था, ये एक न्यूरो साइंटिस्ट था पूरा, मतलब ये डॉक्टर बंदा था, है ना। तो वो डॉक्टर आया है पहली बार, और इसने बड़ी अजीबोगरीब सी बातें कर दी। इसने अभी तक लोग ये बोल रहे थे कि माइंड है भी या नहीं, इस पे डिबेट चल रही थी। इस बंदे ने आते ही माइंड की डिवीजन बता दी कि भाई 3 तरीके के माइंड होते हैं। ये सब आपको खैर यहाँ नहीं बताया, बट ये सब इसने किया था। तो शॉर्ट में भी आपको आइडिया बताया जा रहा है सिगमंड फ्रॉइड का। सिगमंड फ्रॉइड के सबसे मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो है, इसने बोला कि एक इंसान के जो बिहेवियर्स है, बिहेवियरिज्म जब आया तो हमें ये तो समझ आ गया कि साइकोलॉजी को बिहेवियर्स को पढ़ना चाहिए, बट अब उसके बाद फर्दर इसने बताया बिहेवियर क्या होते हैं, बिहेवियर कैसे बनते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि एक इंसान के बिहेवियर उसके अनकॉन्शियस डिजायर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स से बनते हैं। जो आप आज बिहेव कर रहे हो, वो आपका आज का बिहेवियर आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस पर डिपेंडेंट है। अगर मम्मी पापा ने बचपन में प्यार दिया, केयर दी, अफेक्शन शो किया, तो वो इंसान एज एन अडल्ट जब कल को अपना रिलेशनशिप उसका बनेगा किसी के साथ, तो वो अच्छे से निभाएगा उसको। अगर बचपन में वो आपका एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं मिले हैं, तो शायद आप अपने फर्दर पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशन कभी मेंटेन नहीं कर पाओगे। मतलब कि हमारे जो ओवर, ये जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, मतलब कि जो ओवरऑल हमारे बिहेवियर है एज एन अडल्ट, वो कहीं ना कहीं हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस पर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसी बातें उसने हमें बताई। तो मेन आइडिया सिगमंड फ्रॉइड का ये है कि ही व्यूड ह्यूमन बिहेवियर एज अ डायनेमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ अनकॉन्शियस डिजायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। एक इंसान के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। हमारा मन हमें कुछ और करने को कह रहा होता है, रीजन कभी कुछ और करने को कह रहा होता है, और सबका कॉज वो बचपन के एक्सपीरियंसेस है। तो अनकॉन्शियस डिजायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये की टर्म आपने याद रखनी है। इसकी वजह से हमारा बिहेवियर बनता है। He viewed human being as motivated by unconscious desires of for pleasure seeking। इसने सिंपल सी बात बोली कि एक इंसान के बिहेवियर के पीछे बहुत बेसिक रीजन है। एवरी वन ऑफ अस वांट्स टू अवॉइड पेन एंड वांट्स टू सीक प्लेजर। हम सब प्लेजर चाहते हैं और पेन को अवॉइड करना चाहते हैं। सिंपली हमारा बिहेवियर इस तरीके से बनता है। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर द बेसिक आइडिया ऑफ फ्रॉइड। बाकी सब बाद में डिटेल में देखेंगे। उसके बाद अब है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव जो साइकोलॉजी में आया, इसने ये हमें कार्ल रॉजर और अब्राहम मैस्लो, इन 2 लोगों ने मिलकर दिया। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में इन्होंने सिंपल सी स्पिरिचुअल सी बड़ी बातें बोली हैं। इन्होंने बोला है कि अब अगेन बिहेवियर पे सब पर ही सारे बात कर रहे हैं, बट इन्होंने बोला एक इंसान का जो बिहेवियर है, द अटमोस्ट नीड ऑफ ऑल ऑफ अस, जो हमारे बिहेवियर को ड्राइव करती है, वो है फुलफिलमेंट। एवरी वन ऑफ अस वांट्स टू अचीव आवर इनर पोटेंशियल। हम अपनी गुडनेस को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। ये ऐसे लोग थे जो बोलते थे कि अगर कोई मर्डर बना है, अगर कोई रेपिस्ट बना है, अगर कोई कितना भी बुरा इंसान बना है, तो वो उसको उसकी सोसाइटी नहीं बनाए। अंदर से एक इंसान इनेटली गुड ही है। हर बच्चा, जैसे दाऊद इब्राहिम भी है या कोई भी टेररिस्ट है, वो जब बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, तो वो भी इनोसेंट था, उसको भी कुछ नहीं पता था, है ना। वो भी नॉर्मल बच्चा था, वो भी दूध पीता होगा, वो भी नॉर्मल खेलता होगा, बट बड़ा होकर वो टेररिस्ट बन गया, तो वो सोसाइटी ने बनाया। तो ऐसी बातें ये लोग करते थे। तो इन्होंने बोला कि हर इंसान अपनी गुडनेस को मैक्सिमाइज करना चाहता है, अपने ट्रू पोटेंशियल को अनफोल्ड करना चाहता है, और हम सब ग्रोथ को अचीव करना चाहते हैं। ये सब हमारी नीड्स है, जिसको पूरा करने के लिए हम कोई भी बिहेवियर करते हैं। सो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, कि एज अ ह्यूमन ऑल ऑफ अस आर गुड फ्रॉम इनसाइड एंड वी ऑल वांट टू जस्ट अनफोल्ड आवर ट्रू पोटेंशियल एंड ग्रोथ। उसी के लिए हम सारे बिहेवियर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। तो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव गेस्टॉल्ट और स्ट्रक्चरलिज्म को कंबाइन करके बना है। और कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव सिंपल सी बात बोलता है कि साइकोलॉजी को कॉग्निशन को पढ़ना चाहिए। अब यहां से माइंड वर्ड रिप्लेस हो गया जब कॉग्निटिव साइकोलॉजी आया, और इसने बताया कि कॉग्निशन को पढ़ना चाहिए। तो इसने क्या ऐड ऑन किया होगा डिफाइन में, बताओ। कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने उस डिफाइन में क्या ऐड किया होगा, कौन सा पार्ट? बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस या मेंटल प्रोसेस? एग्जैक्टली, मेंटल प्रोसेसेस। हाँ, करेक्ट। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने मेंटल प्रोसेस को ऐड किया। मतलब कि इसने बोला कि कॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग हाउ वी नो द वर्ल्ड, हाउ वी परसीव द वर्ल्ड,
हम कैसे सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, मेमोरी क्या होती है, जो सारे इन शॉर्ट आपके आगे के अब चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं, व्हाट इज मेमोरी, व्हाट इज लर्निंग, ये सब कुछ इसी की देन है। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव जब आया तभी से लोगों को पता चला कि साइकोलॉजी को ये सब भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक पर्सपेक्टिव आता है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म ने ये बताया, अब ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक छोटा सा हिस्सा है कि हम सब अपने माइंड को कंस्ट्रक्ट करते चलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं इस दुनिया में, वैसे वैसे आपका माइंड कंस्ट्रक्ट होता जाता है। आज से शायद 7-8 साल पहले आप कुछ और सोचते होंगे कि बड़े होके एस्ट्रोनॉट बनेंगे जी या कुछ बनेंगे, आज वो थिंकिंग चेंज हो गई। अब आज से और 5-6 साल बाद और ज्यादा चेंज हो जाएगी। अभी शायद मन में होगा यूपीएससी क्लियर कर लेंगे, या भाई हम तो ये कर देंगे, हम तो दुनिया बदल देंगे, है ना। फिर उसके बाद जाके हो जाएगा कि जैसे कहीं पर भी इसमें रिज्यूमे दे देते हैं, यहाँ कर देते हैं भाई, यहाँ जॉब लग जाए, है ना, कुछ भी कर लेंगे। तो मतलब इस तरीके से आपका माइंड बदलता रहता है, पहले कुछ अच्छा लगता था, फिर कुछ अच्छा लगता है ना। तो कंस्ट्रक्टिविज्म इज सिंपली कि एक इंसान का माइंड स्टैटिक चीज नहीं है, हमारा कॉग्निशन स्टैटिक नहीं है, हमारा कॉग्निशन बदलता रहता है, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीके बदलते हैं, हमारे रीजनिंग के तरीके बदलते हैं, हमारे थिंकिंग बदलती है, हमारे इंटरेस्ट बदलते हैं, है ना, हमारा दुनिया को देखने का नजरिया बदलता है विद एज विद टाइम। जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं हमारा माइंड कंस्ट्रक्ट करता चलता है। दैट इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टिविज्म। सो दैट इज ऑल फॉर दिस टॉपिक, एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। समझ आया? तो साइकोलॉजी विलियम वुंड के स्ट्रक्चरलिज्म से लेकर जब कंस्ट्रक्टिविज्म तक पहुंची है, तो इसके बीच में बहुत सारे चेंजेस हमने एक्सपीरियंस करे। क्लियर है? एनी डाउट इसमें? All right. Now then the topic is development of psychology, और ये development of psychology बोल लो इसे, या फिर हम बोल सकते हैं कि how psychology is linked to different areas। तो psychology के जो various fields हैं, वो बहुत सारे fields आपको यहाँ पर बताए गए हैं। ये सिंपली आपने रीडिंग करना है, इसका बस नाम याद कर लो, अपने आप कॉमन सेंस से आप इसे लिख सकते हो। इसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं। एक फील्ड है साइकोलॉजी की कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जो कि ऑब्वियसली मेंटल प्रोसेसेस पे फोकस करती है, मतलब उसके अंदर मेंटल प्रोसेसेस की थ्योरीज बनती हैं, थिंकिंग क्या होती है, रीजनिंग क्या होती है। फिर आती है बायो साइकोलॉजी। अब जो लोग कहते हैं कि साइकोलॉजी साइंस नहीं है, उनको ये फील्ड पढ़नी चाहिए। बैचलर्स में मेरे पास एक सब्जेक्ट था, न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, अल्कोहल अगर आप कंज्यूम करते हो, कोई ड्रग आप कंज्यूम करते हो, तो कैसे बॉडी पे असर डालती है, कैसे हमारे माइंड को बदल देती है। भांग पी के कई लोग बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलने लग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, कैसे वो सब चीजें हमारे माइंड पे असर डालती है, क्यों कोई ज्यादा स्लीपी हो जाता है, कोई ज्यादा बोलने लगता है, साइकोलॉजी इन सब चीजों को भी पढ़ती है। पीसीएम खाने के बाद दर्द क्यों ठीक हो जाता है, पैरास्टामोल लेने के बाद, साइकोलॉजी इन सब चीजों को भी स्टडी करती है। तो मतलब कि बायो साइकोलॉजी हमारे बिहेवियर का फिजिकल बॉडी के साथ क्या लिंक है, या हमारे माइंड का बिहेवियर और फिजिकल बॉडी के साथ क्या लिंक है, इन सब चीजों को स्टडी करती है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आपका चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट वही है, कैसे कैसे एक इंसान डेवलप होता है अलग अलग लाइफ स्पैन उसके टाइम में, उसको स्टडी करती है। सोशल साइकोलॉजी एक इंसान के रिलेशन विद सोसाइटी को स्टडी करती है। क्रॉस कल्चरल या कल्चरल साइकोलॉजी इस चीज को स्टडी करती है कि एक कल्चर का इंसान अगर दूसरे कल्चर में जाके रहता है तो उससे क्या कुछ हो सकता है। ऐसी स्टडीज क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में होती है। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी डील करती है हमारे रिलेशनशिप विद एनवायरमेंट के साथ। हेल्थ साइकोलॉजी डील करती है कैसे माइंड का या बिहेवियर का हमारी हेल्थ पे रोल है, या कैसे हेल्थ हमारे माइंड को इम्पैक्ट डालती है। देन क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, स्पोर्ट, एजुकेशनल, ये सब प्रैक्टिकल फील्ड है साइकोलॉजी की, जो अभी हमारा अगला टॉपिक है, तो अभी इस पे बात करेंगे। पहले उसी पर ही आ जाते हैं। अब अगला टॉपिक आता है साइकोलॉजिस्ट एट वर्क, तो जो अपने वहां पर छोड़ा वो यहाँ पर कंटिन्यू करें। साइकोलॉजिस्ट एट वर्क टॉपिक के अंदर आपको पता चलता है कि साइकोलॉजिस्ट असल में काम कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे जो प्रोमिनेंट एरिया ऑफ साइकोलॉजी है वो कुछ ये है जो प्रैक्टिकल है, तो शायद अगर आप आगे फील्ड में जाओगे इससे और आगे है टॉपिक। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी, मतलब बीच में टॉपिक मैंने स्किप करवाया है, वो साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन। हाँ, तो साइकोलॉजिस्ट एट वर्क, हाँ, नाउ साइकोलॉजिस्ट ह्यूमन सर्विस एरिया में काम करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर आता है क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये बहुत फेमस है। कोई भी साइकोलॉजी स्टूडेंट का जो बिगेस्ट एम रहता है वो यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक साइकोलॉजी स्टूडेंट कभी भी साइकेट्रिस्ट नहीं बन सकता है, मतलब जब तक कि आपके पास मेडिकल की डिग्री नहीं है, आप लाइक साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, आपने एमडी की डिग्री नहीं करी है, तो आप साइकेट्रिस्ट नहीं बन सकते हो। There is the first difference that you need to understand is between psychologist and a psychiatrist. Psychiatrist एक डॉक्टर है जो कि मेडिसिन
डिग्री होल्ड करता है, वो हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है। किसी भी तरीके का साइकोलॉजिस्ट, इवन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्यों ना हो, वो हमें मेडिसिन नहीं दे सकता, राइट? तो साइकेट्रिस्ट मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं, साइकोलॉजिस्ट टॉक थेरेपी के थ्रू ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन पैरास्टामोल वगैरह बेसिक दवाइयां भी कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं दे सकता, ठीक है? तो सबसे टॉप लेवल आता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी करने के लिए हमें एमफिल तक करनी पड़ती है मास्टर्स के बाद, और उसके बाद पीएचडी वगैरह वो सब कुछ। पीएचडी ना भी करो तो चलता है, बट एमफिल इज द मस्ट, राइट? तो दैट इज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का क्या काम होता है? ये लोग डिसऑर्डर्स के साथ डील करते हैं। दो काम है, याद रख लो। एक, जो बड़े बड़े डिसऑर्डर हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सब आप 12th क्लास में पढ़ने वाले हो, इन सब डिसऑर्डर्स को डील करता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नॉर्मल डेली लाइफ इश्यूज जैसे स्ट्रेस, या नॉर्मली कोई एंशियस फील कर रहा है, रिलेशनशिप इश्यूज, कॉन्फिडेंस लो, एटसेट्रा, ऐसी इश्यूज को डील करता है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। तो लाइट केसेस को काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, डिसऑर्डर्स को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। दूसरी चीज, असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, किसी का आईक्यू चेक करना है, पर्सनैलिटी चेक करनी है, उसको डिप्रेशन है या नहीं है चेक करना है, ये सब काम भी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकता, वो सब काम भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही करते हैं। क्लियर है? दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। उसके बाद आता है कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट जैसे एक टर्म है, हमारे इंडिया में हमें ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। ये लाइक उन लोगों को बोला जाता है, ऐसे साइकोलॉजिस्ट जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कम्युनिटीज के लिए। तो भाई आपको एक जिम्मेदारी दे दी, आपने इस एरिया में जाना है और आप इस कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करोगे, दैट इज अ कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट। ये आपको बेटर समझ आएगा जब स्कूल साइकोलॉजिस्ट समझोगे। स्कूल साइकोलॉजिस्ट आपके किसी के स्कूल में है? चलो एक ही स्कूल में हो। एनीवन? अदनान, पावनी, आपके स्कूल में साइकोलॉजिस्ट है कोई? यस सर। दो। कि नो किसने बोला? अदनान? No, so I said दो. अच्छा, दो साइकोलॉजिस्ट हैं। ओ वाओ, नाइस। So like I'm not sure कि school psychologist है कि counseling psychologist, but बोलते हैं counselor है, और like therapy वगैरह देते हैं। अच्छा, पावनी तुम्हारे स्कूल में भी है? यस सर। क्या स्कूल है? डीएवी में हो ना तुम? यस सर। तो डीएवी में साइकोलॉजिस्ट है? मतलब यस साइकोलॉजी टीचर सर। को ही बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, अलग से साइकोलॉजिस्ट है और टीचर अलग है साइकोलॉजी। ओह नाइस। थेरेपी वगैरह लेते हो? क्या काम करते हैं आप, समझाओ फिर, चलो बताओ। सर उस बच्चे उस जाते पर्सन हैं का क्या उनके काम है? पास कि अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम होती है स्कूल में हम्म। या घर पे या जो भी वॉट एवर दे आर फीलिंग, वो उनके पास जाते हैं, उनसे शेयर करते हैं, तो वो पेरेंट्स के साथ बात करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। नाइस, गुड। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। सी, एक मिनट सुनो। अरे गरीब लोगों सुन लो, तुम्हारे स्कूल में है नहीं ना साइकोलॉजिस्ट? अच्छा हाँ, ये तो बेचारे, कोई नहीं। वो भी बेचारे सोच रहे होंगे कि मैं साइकोलॉजिस्ट पूछ रहा हूँ, ये तो कह रहा है टीचर ही नहीं है। खैर, तो हाँ, तुम्हें नहीं पता है, तुम भी समझ लो। जिस स्कूल में साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, उस स्कूल में साइकोलॉजिस्ट का काम होता है, बच्चे उनके पास जा सकते हैं, अपने इश्यूज बोलते हैं कि भाई हमें स्ट्रेस हो रहा है जी, ये वाले टेस्ट का, या ऐसा कुछ, ठीक है, या हमें ये इशू हो रहा है, ये पढ़ा नहीं जा रहा है, कुछ भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। तो साइकोलॉजिस्ट लॉजिकली, फॉर्मली, कुछ मेथड्स के थ्रू वो लोग इसमें ट्रेन होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। लेट्स से कोई बच्चा कह रहा है मुझे एंगर इश्यूज है मेरी मम्मी के साथ, ये बातें मम्मी पापा के साथ नहीं कर सकते, है ना? और मम्मी पापा आपको अलग से पैसे तो देंगे नहीं कि ले भाई तू बाहर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जा, उसकी 2000 फीस दे और यही डिस्कस करके आ कि मम्मी पर क्यों गुस्सा करती हूँ। इसकी चीज के लिए ऑब्वियसली मम्मी पापा पैसे नहीं देंगे। तो ऐसे कामों के लिए स्कूल में जो साइकोलॉजिस्ट है वो काम आते हैं, उनके साथ बच्चे अपनी ट्रू फीलिंग शेयर कर सकते हैं। स्कूल में ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे लेट्स से रिलेशनशिप इश्यूज आजकल के टाइम पर बहुत कॉमन है। ये इतने इतने टिंगी टिंगी से बच्चे, किसी के साथ कुछ लगे, कभी कुछ भी। मैं तो सबको बोल रहा हूँ, ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका हो गया भाई। देखो, मैं तुम्हारे स्कूल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे स्कूल की बात नहीं कर रहा भैया, मैं असली साइकोलॉजिस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, ऐसा, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, असली साइकोलॉजिस्ट और एक ऐसे ऐसे सूडो साइकोलॉजिस्ट में ये फर्क होता है। यू आर गोइंग टू स्टडी दिस टू। सूडो साइकोलॉजिस्ट जो जस्ट अपने आप को साइकोलॉजिस्ट बोल रहा है, पर वो नहीं है, मे बी उसके पास डिग्री भी है या नहीं है पता नहीं, उसके पास एक्सपीरियंस भी है या नहीं है पता नहीं हमें। तो ऐसे लोगों की हम बात नहीं कर रहे, है ना? ऐसे तो मैंने एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट देखा था, उसने लिखा था फ्री थेरेपी फॉर गर्ल्स,
और वो कह रहा था कैफे कॉफी डे में थेरेपी होगी, और लड़कियों से ही पैसे लेता था कैफे कॉफी डे में जाने के भी, और वो अपने आप को साइकोलॉजिस्ट बोल रहे हैं। ऐसे लोग फील्ड की इमेज खराब करते हैं। हम इनकी बात नहीं कर रहे। जो जेन्युइन साइकोलॉजिस्ट है उनका ये काम होता है। बच्चों के जितने भी इश्यूज हैं, जो बच्चे अपने दोस्तों के साथ बात करेंगे तो उनको कुछ बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि उसकी भी समझ उसी लेवल की है। मम्मी पापा के साथ बात कर नहीं सकते, ऐसी चीजों के लिए साइकोलॉजिस्ट वहां पर होते हैं, जो उनकी जेन्युइनली हेल्प करते हैं और बच्चों को जेन्युइनली अच्छा फील होता है। ये हवा में बातें नहीं है, आपने तो शायद कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो आपको क्या पता होगा, बट अगर करा होता तो आपको पता चलता, सच में अच्छा फील होता है ना। दैट इज द वर्क ऑफ अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, हाँ ऑब्वियसली। अच्छा सुनो, खैर चुप। अभी बाद में, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। मैं अगर अभी आ भी गया तो मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं अभी सूडो साइकोलॉजिस्ट हूँ। अब अगर अभी आऊंगा तो मेरे पास मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद भी ट्रेनिंग चाहिए होती है, कम से कम 1 साल अगर ट्रेनिंग हो। हाँ खैर, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट से बस करो यार। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा साइकोलॉजिस्ट जो कि इंडस्ट्रीज में है, बड़ी बड़ी एमएनसीज वगैरह में ये लोग काम करते हैं, और इनका काम सेम वही होता है जो एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट का काम है। बस वहां पर हम बच्चों को हटा के एम्प्लॉयज लगा देते हैं। तो एम्प्लॉयज की बेटरमेंट के लिए, एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी ताकि अच्छी रहे, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, मान लो एम्प्लॉय को बॉस के साथ ही कोई दिक्कत है, तो वो ऐसी बातें भी उस साइकोलॉजिस्ट के साथ कर सकता है। ठीक है। और जब आप जॉब में जाते हो, जॉब कल्चर आजकल के टाइम का जितना स्ट्रेसफुल वहां पर एनवायरनमेंट है, वहां पर ये चीजें होना इज अ मस्ट। इंडिया में हम इन चीजों को नहीं समझते हैं, बट जो बड़ी कंपनीज हैं कुछ, उनके अंदर है साइकोलॉजिस्ट। और ऐसी कंपनी जिनमें साइकोलॉजिस्ट है, रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि सच में ऐसी कंपनीज की प्रोडक्टिविटी ज्यादा बेटर रहती है। तो इसी रीजन से इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट की कमाई सबसे ज्यादा होती है। हालांकि पॉपुलर है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बट अगर आप फैक्ट्स देखोगे, सबसे ज्यादा कमाने वाली फील्ड साइकोलॉजी में है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट, आईओ साइकोलॉजिस्ट इनको हम बोलते हैं। ठीक है। So that is all for the fields of psychology या फिर psychologist at work, किसी भी like नाम से टॉपिक आ सकता है। You just need to know the basic meaning। ठीक है। अब इसके बाद एक टॉपिक इसके अंदर जो हमारा बचा है वो है कि साइकोलॉजी बाकी डिसिप्लिन के साथ कैसे लिंक है। तो ऑब्वियसली साइकोलॉजी का लिंक बहुत सारे डिसिप्लिन के साथ है। ये बात आपको शायद अभी नहीं समझ आएगी, अभी वो मैच्योरिटी नहीं है, बट आज से 2 साल बाद जब आप अपनी 12th कंप्लीट करके निकलोगे, कॉलेज में जाओगे, आपको पता चलेगा बाकी बच्चों से आप बहुत एक अपर हैंड फील करोगे हर चीज में। चाहे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, काफी सारे टॉपिक होंगे जो आपको लगेगा ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। चाहे आप इकोनॉमिक्स पढ़ो, एजुकेशन पढ़ो, क्योंकि साइकोलॉजी हर उस जगह पर है जहां पर इंसान है। तो इंसान तो हर जगह पर ही है ना आज के टाइम पर। इवन इवन जब आप फर्दर पढ़ोगे, मेरा मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट था कॉग्निटिव साइकोलॉजी, यही जो आपने अभी पढ़ा, हमारा पूरा वो सब्जेक्ट है, उसके अंदर एक एक टॉपिक है। हमारा एक चैप्टर था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यू विल बी शॉक्ड टू नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी वगैरह अगर आपने नाम सुना हो, ये सब कुछ अधूरा है विदाउट साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल स्टडीज को बेस में रखकर ही इन्होंने ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिल्ड किया है। ये जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, उसका एक काम ये भी है कि कैसे माइंड काम करता है। माइंड को समझ के एक आर्टिफिशियल माइंड आज हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज पॉपुलरली नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज इंटेलिजेंस इज द टॉपिक ऑफ साइकोलॉजी। यू विल स्टडी दैट इन क्लास 12th ऑल्सो। इसी को ही अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पढ़ रहे हैं, जो कंप्यूटर साइंस यहाँ पर लिखा है, ये सब कुछ भी साइकोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल है। तो इवन टेक्नोलॉजी हो गई तो इंसान तो नहीं है। तो जैसे आपकी साइकेट्री हो गई, या फिर मास कम्युनिकेशन हो गया, क्रिमिनोलॉजी हो गई, म्यूजिक है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, फिलोसफी से तो हमारा सब्जेक्ट बना ही है, इवन इंजीनियरिंग, सोशियोलॉजी तो इसी का ही भाई बंधु है सब्जेक्ट। तो मतलब कि साइकोलॉजी का लिंक इन सभी सब्जेक्ट्स में आपको देखने को मिलता है। आपके एनसीईआरटी में छोटा सा पैराग्राफ है, you just need to read that once, या फिर अपने आप भी बना के आप लिख सकते हो, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं। इट इज जस्ट लाइक दिस कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, बिहेवियर, एक्सपीरियंस। तो मेंटल प्रोसेस की समझ एजुकेशन में भी होनी चाहिए। एजुकेशन में यानी कि बीएड में, लेट्स से, अच्छा बीएड अगर कोई करता है, वहां पर साइकोलॉजी के टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, है ना। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, उसमें भी आपको साइकोलॉजी की नॉलेज चाहिए, कैसे इन्फ्लुएंस करना है, कैसे नेताओं ने वोट इकट्ठे करने, इन सब चीजों में लाइक यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है, इकोनॉमिक्स अगर आप लोगों ने पढ़ी है, डिस्पोजेबल इनकम का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, सेविंग वगैरह मतलब जो हमारी है, अगर हमारी, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा, 12th में होगा शायद ये टॉपिक, मुझे याद नहीं है। ये भी हो सकता है 11th में ही हो, तो मैं तब भी ना आता हूँ, ये मुझे भरोसा है। खैर,
इकोनॉमिक्स में जैसे अगर हमारी कंट्री में जितने लोग हैं उनका एक ऐसा बिहेवियर पैटर्न है कि वो सेविंग में इंटरेस्टेड है, खर्चने में इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ बोलो। कंज्यूमर बिहेवियर। हाँ एग्जैक्टली, कंज्यूमर बिहेवियर एग्जैक्टली वो लाइक एक डायरेक्ट पार्ट है जो हमारा लिंक है साइकोलॉजी के साथ। इकोनॉमिक्स के अंदर टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर। अगर आपको कंज्यूमर बिहेवियर नहीं पता होगा तो आप इकोनॉमिक्स की जानकारी अधूरी है आपकी। लॉ ऑफ डिमांड कैसे चलती है, इन सब में साइकी है ना। अगर आपकी पूरी पॉपुलेशन, जो कंट्री की पॉपुलेशन है, वो इस तरीके का बिहेवियर रखती है कि वो खर्चे में इंटरेस्टेड नहीं है, सेविंग में इंटरेस्टेड है, तो कंट्री में टाइम नहीं लगेगा रिसेशन आने में, है ना। तो मतलब कि यहाँ पर भी साइकोलॉजी जरूरी है। म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में भी साइकोलॉजी जरूरी है। आजकल के टाइम पे जो म्यूजिक बन रहा है उन लोगों को भी साइकोलॉजी की नॉलेज है। उनको पता है एडोलेसेंट को यही चाहिए, पावर गेम, लस्ट, उनको लाइक शोशेबाजी, दिखावा, शो ऑफ, ऐसी चीजें चाहिए। लोग क्या सुनना पसंद करते हैं जो उनके लाइफ में खुद नहीं है। यहाँ बहुत ऐसी मतलब एक बंदा बेचारा साइकिल चला रहा है या कुछ भी, तो वो भी ऐसे करेगा कि अरे हम तो दिल्ली के डॉन है जी। वो जब सुन रहा होता है, हाँ राइट, हाँ बिल्कुल, मतलब वो थार वाले गाने, है ना, कोई स्कूटी पे भी चलता जाएगा उसको भी वही वाली अकड़ आएगी, उसकी भी छाती खुल जाती है। क्यों? क्योंकि मतलब ठीक है, वो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट हो रहा है ना म्यूजिक का। तो हर चीज में साइकोलॉजी की समझ है, नॉलेज है, और ये टॉपिक आपको अलग अलग जगह पर काम आएंगे। इवन प्रैक्टिकल फील्ड की बात करें, जो हमारा लास्ट टॉपिक है कि साइकोलॉजी आपकी एवरीडे लाइफ में कैसे हेल्पफुल है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे बेनिफिट है साइकोलॉजी के। सबसे बड़ा बेनिफिट आपके करियर में है। कोई भी एम्प्लॉयर हो, वो एक नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड के बंदे को चूज करेगा या साइकोलॉजी बैकग्राउंड को? ऑब्वियसली साइकोलॉजी बैकग्राउंड, हाँ ऑब्वियसली जिसको जो उसको चाहिए वो तो चूज करेगा। बट लेट्स से दो ऐसे इंसान हैं जो कि एमबीए की डिग्री होल्ड करते हैं, बट एक पर्सन ऐसा है जिसको साथ में साइकोलॉजी की नॉलेज भी है, तो ऑब्वियसली वो साइकोलॉजी की नॉलेज वाले को ही पिक करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली डील तो अपने लोगों से ही करना है ना। तो करियर में आपकी हेल्प करता है। आफ्टर स्टडिंग साइकोलॉजी यू विल बी एबल टू सॉल्व योर ऑन प्रॉब्लम्स, डे टू डे प्रॉब्लम्स मोर एफिशिएंटली, क्योंकि आपको पता होगा बेसिक साइकी कैसे काम करती है। The principles and methods of psychology that you will learn will also make you understand and analyze your own relation with others. आपके अपने आसपास के रिलेशनशिप बेटर होंगे, क्योंकि साइकोलॉजी में सोशल साइकोलॉजी भी एक एस्पेक्ट है। साइकोलॉजी हेल्प्स यू अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ इन अ मोर बेटर वे। आप खुद को भी बेटर तरीके से समझ पाओगे, और ये मजाक नहीं है, सच में होगा। इवन 12th के बाद ही ये होना स्टार्ट हो जाएगा। By using various psychological principles, we can enhance our abilities like learning, memory, etc. ये तो हमने ट्राई भी किया था क्लासेस में। मेमोरी का हैक मैंने आपको बताया था, पहले 9 घंटे तक किसी चीज को माइंड में रख लो। याद है वो वर्ड? सुपर कैली, राइट, सुपर कैलीफ्रेजिलिस्टिक एक्सपिलिडोशियस, ये चीज, ये वर्ड इसने और पुष्कर ने याद किया था। इन दोनों को याद हो गया, मतलब ये दिस मेक मतलब नो सेंस एट ऑल। सुपर कैलीफ्रेजिलिस्टिक एक्सपिलिडोशियस दिस जस्ट अ वर्ड जो कि इनफॉर्मल वर्ड है इंग्लिश का। इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरली वंडरफुल। बट ये भी आपको याद हो गया अगर पहले 9 घंटे तक दिमाग में उसको रिटेन कर लिया। 9 में से भी पहले 1 घंटे तक अगर आप किसी चीज को रिटेन कर लोगे तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में घुस जाएगी, उसके बाद उसे वहां से निकालना मुश्किल है। अब ये चाहेगी भी तो इसे शायद नहीं भूलेगी, जब जब इसे थोड़ा सा हिंट मिलेगा ये बोल पाएगी उसको, क्योंकि अब वो स्टोर है। तो ये सब मेमोरी के हैक है। लर्निंग के बारे में आपने सीखा है लर्निंग चैप्टर में कि अगर एक्सपीरियंस जोड़ दोगे तो लर्निंग बेटर होगी, फिजिकल एक्सपीरियंस के बिना लर्निंग नहीं होती है। तो मतलब कि ये सब चीजें आपको होती हैं। एंड दस द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी इज क्वाइट यूजफुल इन आवर एवरीडे लाइफ, एंड इट इज रिवार्डिंग इन पर्सनल एज वेल एज सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो या सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, साइकोलॉजी पढ़ना रिवॉर्डिंग है ही है, आपके लिए बेटर है ही है। So that is all for this chapter. What is psychology? Is it clear? Yes. ठीक है।